नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। ईवीएम का मामला यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला अब काफी बड़ा होता जा रहा है। संसद में इसको लेकर हंगामा हुआ है और इसकी वजह से संसद का शीतकालीन सत्र जो आज से शुरू हुआ उसमें शुरुआत में कार्रवाई बाधित हुई। 12 बजे तक के लिए लोकसभा को स्थगित करना पड़ा और इस मुद्दे पर अब महाविकास अघाड़ी या इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेता इस पर बड़े आंदोलन की तैयारी में लग गए हैं। ईवीएम को लेकर महाराष्ट्र में जो चुनाव नतीजे आए और उनमें ईवीएम की गड़बड़ी की आशंका जिस तरह से जताई जा रही है, उससे पहले हरियाणा चुनाव में जिस तरह से ईवीएम पर कई सवाल उठे और वहां पर चुनाव के जो नतीजे आए वो बिल्कुल उस तरह के आए जिसकी आशंका जताई जा रही थी। लेकिन उम्मीद किसी को नहीं थी, ना तो हरियाणा के चुनाव नतीजों की और ना ही महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों की। उसके बावजूद जिस तरह से एक तरफा लड़ाई दिखाई गई है, वहां पर एनडीए गठबंधन की जीत की, वहां पर बड़ी जीत हासिल हुई है, जिसकी चर्चा वहां पर किसी तरह से नहीं हो रही थी। अब ईवीएम को लेकर जो सवाल विपक्ष लगातार उठाता रहा है, उसको लेकर अब संसद में भी आज उसको एक बड़ा स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है। महाविकास अघाड़ी के तमाम नेता दिल्ली में आ रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के साथ एक बैठक होनी है जिसमें इस पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि उसमें क्या करना है। संसद में किस तरह से हंगामा हुआ या जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, वैसे ही वहां पर यह मुद्दा और अडानी का मुद्दा, ये दोनों मुद्दे उस पर विपक्ष ने शुरू कर दिया और उस पर चर्चा की मांग करने लगे, जिसको लेकर वहां संसद की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। संसद की कार्यवाही फिर जैसे ही शुरू होगी आपको हम बताएंगे, अपडेट देंगे। लेकिन उससे पहले बताना चाहते हैं कि ईवीएम को लेकर अब जो महाविकास अघाड़ी या इंडिया गठबंधन के नेता है वो क्या कह रहे हैं। और अब आपको ये एक जानकारी दे दें कि संसद की कार्यवाही अब 27 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही, ये एक बड़ी खबर है। और आज जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई वैसे ही वहां ईवीएम को लेकर और अडानी के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और उसके चलते सदन की कार्यवाही रोकनी पड़ी, स्थगित करनी पड़ी और अब 27 नवंबर तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। इस बीच कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह ने अपने एक ट्वीट किया है जिसमें महाराष्ट्र के चुनाव का जिक्र किया है और किस तरह से अब विपक्ष उस पर रणनीति बनाने की तैयारी कर रहा है। दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि महाराष्ट्र के चुनाव में वही हुआ जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी। उन्होंने 148 उम्मीदवार खड़े किए जिनमें से 132 जीत गए। स्ट्राइक रेट 89% या 89% है। वे यदि चाहेंगे तो एसएस यानी शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत पवार के बिना भी सरकार बना सकते हैं। यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने पूरा ईवीएम के माध्यम से टारगेटेड पोलिंग बूथ्स पर मैनिपुलेट कर जीत हासिल की है। लोग कहेंगे फिर झारखंड में कैसे हार गए। आप ही सोचिए, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के लिए क्या झारखंड से महाराष्ट्र अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। इंडिया गठबंधन को चुनाव आयोग के व्यवहार पर और ईवीएम द्वारा चुनाव कराए जाने के विषय पर तत्काल चर्चा करना चाहिए। और इसमें उन्होंने इन सारे लोगों को टैग किया हुआ है, चुनाव आयोग को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को। और इस पर अब इंडिया गठबंधन रणनीति बना रहा है कि किस तरह से ईवीएम के मुद्दे को आगे लिया जाए, कैसे उसको एक आंदोलन का स्वरूप दिया जाए। क्योंकि लगातार जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, उससे यह आशंका एक कह लीजिए कि आशंका एकदम सही साबित होती दिखाई पड़ रही है। और सुनते हैं इसको लेकर महाराष्ट्र में जो एनसीपी नेता सुप्रिया सुले हैं, उन्होंने क्या कहा है। और उसके अलावा कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार ने भी ईवीएम को लेकर इस बैठक करने और आगे की रणनीति बनाने पर बात की है। पहले सुनते हैं सुप्रिया सुले ने क्या कहा ईवीएम को लेकर। गृह मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि जो महायुति की जीत हुई है वो ईवीएम हैक करने की वजह से हुआ है। देखते हैं, अभी तो बात होगी मेरी कांग्रेस से, अभी वहीं जा रही हूँ, अभी तो मीटिंग है कांग्रेस से जी। लेकिन आपका क्या मत है? देखते हैं, अभी वी नीड सम एविडेंस नो फॉर ऑल दिस, वी आर वर्किंग ऑन इट, वील डू इट। लेट मी जस्ट गो फॉर माई इंडिया अलायंस मीटिंग फर्स्ट। तो सुप्रिया सुले ने कहा कि कांग्रेस के साथ इस पर बैठक हो रही है, हम और एविडेंस तलाश रहे हैं, उन पर बात करेंगे। डीके शिवकुमार की वो भी अभी सुनाते हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कहा।
लेकिन बड़ा सवाल यह है कि तमाम एविडेंस, तमाम सबूत, दस्तावेज देने के बाद भी हरियाणा में अभी तक चुनाव आयोग ने उस पर क्या फैसला लिया है यह सबको पता है। बहुत ही एक बेपरवाह तरीके से उसको खारिज कर दिया चुनाव आयोग ने, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने। ऐसी परिस्थितियों में महाराष्ट्र के बारे में भी अगर एविडेंस दिए जाएंगे, बातें की जाएंगी तो उस पर क्या होगा। लेकिन जिस तरह से अब इंडिया गठबंधन इस मामले को लेकर अब रणनीति बना रहा है या आंदोलन की तैयारी में जुटा दिखाई पड़ रहा है, उसका क्या नतीजा होने वाला है। संसद में यह दिखाई पड़ गया, आगे सड़क पर क्या दिखाई पड़ेगा यह देखने वाली बात है। लेकिन अमलेंदु जी, इसको लेकर जो और रणनीति बन रही है, कांग्रेस के भी नेता दिग्विजय सिंह ने भी लिखा, दूसरे नेता भी कह रहे हैं, तो इसमें और क्या अपडेट है, नेताओं के और किस तरह के बयान है, और क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से हरियाणा के चुनाव नतीजों को खारिज किया कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन चुनाव आयोग ने उनके आरोपों को भी उस तरह से खारिज कर दिया, महाराष्ट्र को लेकर अब क्या हो सकता है? देखिए समीर जी, महाराष्ट्र को लेकर अब इंडिया गठबंधन को बैठकर चर्चा करनी पड़ेगी और इस पर एक रणनीति अपनानी पड़ेगी। और इंडिया गठबंधन क्या, इसमें और भी विपक्षी दल हैं, उनको भी साथ लेना पड़ेगा। सिर्फ ये इंडिया गठबंधन का मामला नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र के साथ छल किया जा रहा है, लोकतंत्र को लूटा जा रहा है, एक तरीके से लोकतंत्र पर डकैती डाली जा रही है, ये मसला है। और इसको लेकर पूरे देश में एक तरीके से कहा जाए काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट है ईवीएम मशीनों को लेकर। आप देखिए सोशल मीडिया पर तमाम लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी ने ये चुनाव लूट लिया है। और जिस तरीके से कहा दिग्विजय सिंह ने कि टारगेटेड पोलिंग बूथ पे जो इन्होंने काम किया है, वो साफ तौर पर समझ में आता है। इस पर संजय राउत जो है उनका भी बयान आया है, वो उनका भी कहना है कि ईवीएम के जरिए किया गया है और इस पर इंडिया गठबंधन मिल बैठकर बातचीत करेगा। अखिलेश यादव ने भी ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हैं, मायावती ने भी कल सवाल उठाए थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यानी कि एक पूरे तरीके से देखा जाए विपक्ष में एक मत बन रहा है कि ईवीएम मशीनें और चुनाव आयोग जो है वो बेईमानी कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है। ये एक तरीके का एक परसेप्शन जो है वो देश में बनता चला जा रहा है, जो कि लोकतंत्र के लिए किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है समीर जी। जी बिल्कुल। और ईवीएम को लेकर ये, हालांकि ये भी सवाल बहुत उठते रहे हैं, जिसका अभी आपने दिग्विजय सिंह का ट्वीट आपको एक बार दिखाएंगे, स्क्रीन पर भी लाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा है कि जब ईवीएम पर हम सवाल उठाते हैं तो बड़ा सवाल ये उठता है कि जहां आप जीत रहे हैं वहां क्यों हो रहा है। तो इस बार जो झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव हुए, या फिर इससे पहले अगर हम हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव की बात करें, तो ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि, और दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है, विपक्ष के तमाम नेता आरोप लगा रहे हैं कि उन परिस्थितियों में किस स्टेट को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, या कौन सा स्टेट भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा महत्व का है, फायदे का है, वहां पर टारगेटेड तरीके से जीत हासिल की जा रही है ईवीएम की मदद से और प्रशासन की मदद से, शासन प्रशासन की मदद से। लेकिन दूसरी ओर कुछ राज्य या कुछ सीटें, कुछ जगहों पर चुनाव जिता दिया जा रहा है विपक्ष को, गठबंधन को, ताकि यह न कहा जाए कि ईवीएम जो है वो खराब है, और विपक्ष के ऊपर यह भी आरोप लग सके कि आप जहां जीतते हैं वहां ईवीएम को क्यों दोष नहीं देते हैं। और पहले ही दिन, जिस दिन महाराष्ट्र के नतीजे आए, उस दिन भी जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो पवन खेड़ा ने भी उस दिन साफ कर दिया था कि हम झारखंड भले ही जीत रहे हैं लेकिन उसके वजह से हम ईवीएम पर सवाल ना उठाएं। यह नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास ईवीएम में खराबी की और ईवीएम को मैनिपुलेट करने की, यानी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने के तमाम सबूत मौजूद हैं। शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी उसी दिन कहा जिस दिन नतीजे आ रहे थे, क्योंकि इस तरह के नतीजों को किसी को उम्मीद नहीं थी। और अब इसे लेकर बड़ी बैठक करने जा रहा है इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ और गठबंधन के घटक दलों के नेताओं के साथ। और जैसा अभी अमलेंदु जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने और बीएसपी ने भी इस मामले में खुलकर अब ईवीएम के विरोध में आवाज उठानी शुरू कर दी है। हालांकि पहले भी ईवीएम को लेकर आवाज उठती रही है और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव तो संसद में भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं। बावजूद इसके अभी तक चुनाव आयोग की ओर से इस पर जो जवाब दिए जा रहे हैं वो जवाब ऐसे हैं जो विपक्ष को संतुष्ट करते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। एक बार सुनते हैं डीके शिव कुमार ने क्या कहा, जो ईवीएम को लेकर कांग्रेस पार्टी और जो महा विकास अघाड़ी है, इंडिया गठबंधन है, उसके घटक दलों के बीच जो बैठक होने वाली है। You were in Maharashtra, you saw the results as well. Now there have been claims saying that the EVMs were actually hacked. You have NCP Supriya Sule now reacting to it, saying we will be discussing this with the INDIA. Definitely, I think given my Parmeshwar also commented on that, Shiv Sena leaders also have commented that. I think I am also going to Delhi in a few days.
we will also just discuss. It is a part of the national importance. It is not only this. The world is also looking at it. Let us all examine it. Sharad Pawar says that in smaller states they don't hack EVMs, but in bigger states. तो ईवीएम को लेकर अब ये बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और बनना भी चाहिए, क्योंकि लगातार विपक्ष सवाल तो उठाता है चुनाव नतीजों के बाद अगर उसकी हार होती है, लेकिन अब जो ये आम जनता भी ये सवाल पूछती है कि अगर ईवीएम पर बार बार ईवीएम के साथ जो छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही हैं, ईवीएम पर जो सवाल उठ रहे हैं, राजनीतिक दल अपनी तरफ से उठा रहे हैं और तमाम जगहों पर आम मतदाता भी ये जानने का प्रयास करता है कि जहां उसको उम्मीद नहीं रहती, जहां लहर नहीं दिखाई पड़ती, वहां भी क्यों उम्मीद के विपरीत नतीजे आ जाते हैं और कैसे आ जाते हैं, और पूरे के पूरे राज्य में इस तरह से कैसे हो सकता है। तो अब आम जनता भी ये कहती है कि अगर विपक्षी नेताओं को ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो उसके खिलाफ फिर वो आवाज बुलंद क्यों नहीं करते हैं, केवल थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पर लिख दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए, बयान दे दिए, उसी से खामोश क्यों हो जाते हैं। अमलेंदु जी, अब लगता है कि ये जो आम जनता की जो एक तरह से कह लीजिए कि आकांक्षा है, या वो चाहती है कि इस मुद्दे पर अगर नहीं इस पर भरोसा है, विश्वास है, तो विपक्ष बड़ा आंदोलन क्यों नहीं कर रहा है। तो ये अब जो बैठक होने वाली है या बात की जा रही कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच बातचीत होगी, तो उसमें क्या किसी अब बड़े आंदोलन की रूपरेखा तय हो सकती है? बिल्कुल समीर जी, अगर नहीं करेंगे तो ऐसे ही आगे भी होता रहेगा। तो इसलिए अब रूपरेखा तो तैयार करनी पड़ेगी, आंदोलन करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात की जिम्मेदारी जो वो ठहरानी पड़ेगी चुनाव आयोग की, और चुनाव आयोग पर ही करना पड़ेगा। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से जीत रही है तो बिना चुनाव आयोग की मदद के नहीं जीत रही है, ये साफ तौर पर आरोप लग रहे हैं। और ये खुद इंडिया गठबंधन जो आरोप लगा रहा है चुनाव आयोग पर, गंभीर तरीके से आरोप लगा रहा है। तो जब आप आरोप लगा रहे हैं तो फिर आप पॉलिटिकल पार्टी होने का दायित्व क्यों नहीं निभाते? आप एक राजनीतिक दल होने का दायित्व क्यों नहीं निभाते? जब आप देख रहे हैं कि इस तरीके से मत लूटा जा रहा है, जाहिर सी बात है कि जनता ने अपना मत दिया, लेकिन अगर जनता का मत नहीं गिना जा रहा है और गलत जगह जा रहा है, और तो ये गंभीर मसला है। तो राजनीतिक दलों को इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी और राजनीतिक दलों को इस पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, चुनाव आयोग के दरवाजे पर ही करना पड़ेगा। राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनकी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, और बिना इसके किए हुए देश में लोकतंत्र का भविष्य बहुत खतरे में है। जी बिल्कुल, और इसी वजह से अब एक बड़े आंदोलन की तैयारी में विपक्ष दिख रहा है। वो क्या करता है, क्या उसकी रणनीति होगी, उससे आंदोलन की क्या रूपरेखा होगी, वो तय की जा रही है। लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव नतीजों ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है, या जो विपक्ष का आरोप लग रहा है उस पर एक बड़ा सवाल लगा दिया है कि ये क्या चुनावी नतीजे जो जनता चाहती है, जो जनता की भावना है, उसी की भावना ये रिफ्लेक्ट हो रही है चुनाव नतीजों में। क्योंकि जो वहां पर जिस तरह की रिपोर्ट्स आई, चाहे हम बात करें हरियाणा की, चाहे महाराष्ट्र की, और जो यहां तक कि जो लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए उनसे बिल्कुल उलट दिखाई पड़ रहे हैं, तो आखिर 6 महीने के भीतर इतना बड़ा बदलाव कैसे हो गया। और महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो जिस तरह से वहां महज 148-49 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और उसको 132 सीटों पर जीत हासिल हुई, और पूरे अगर बात की जाए जो महायुति है, एनडीए गठबंधन है, उसके नतीजों की बात की जाए तो जो एक बड़ा बहुमत उसको मिला हुआ है, जो दिखाई पड़ रहा है, तो इस बहुमत के आने के पीछे उस तरह की लहर, उस तरह का माहौल उस राज्य में दिखाई पड़ना चाहिए था। और तमाम विश्लेषक और जो रिपोर्टर्स हैं, और यहां तक कि जो एग्जिट पोल्स भी आए, उन्होंने भी इस तरह का अनुमान नहीं लगाया था। यहां तक कि जो एग्जिट पोल्स वहां महायुति गठबंधन के जीतने की उम्मीद लगाए हुए थे, उनकी भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी जीत हासिल हो सकती है। नेक टू नेक फाइट दिखाते हुए महज कुछ सीटों से वो जीत दिखा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में अगर इतनी बड़ी लहर वहां किसी पार्टी या गठबंधन के फेवर में चल रही थी, तो वहां आम जनता के भीतर वो चीज क्यों नहीं दिखाई पड़ी। और इसी वजह से यह बड़ा आरोप है कि किस तरह से वहां ईवीएम को मैनिपुलेट किया गया, वहां प्रशासन की मदद से ये जानबूझकर इस तरह से किया गया कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी या महायुति गठबंधन के फेवर में वोट पड़े। दिलचस्प बात यह भी है, और यह भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि इस तरह का काम चुनाव आयोग वहीं कर पाया जहां पर उस पार्टी की सरकार थी, यानी महाराष्ट्र में कर पाया। ये सवाल जो उठ रहा है कि झारखंड में ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो उसके लिए एक जवाब ये भी है कि झारखंड में चूंकि इंडिया गठबंधन की सरकार थी और वहां बहुत ज्यादा मनमानी करने का
का अवकाश जो है वो चुनाव आयोग के पास नहीं था। तो ये बड़े सवाल हैं। अब इस सवाल को लेकर विपक्ष क्या रणनीति बनाता है, किस तरह से आंदोलन करता है, क्योंकि एक आंदोलन की गूंज सुनाई पड़ी थी हरियाणा के चुनाव के बाद भी, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ और महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे भी आ गए। अब महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजों के बाद इसकी कितनी उम्मीद दिखाई पड़ रही है, कितनी संभावना दिखाई पड़ रही है, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से आज संसद में इसको लेकर विवाद हुआ, इसको विपक्ष ने जिस तरह से जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया, उससे अब ये साफ दिख रहा है कि ईवीएम को लेकर इंडिया गठबंधन संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ने के मूड में है। बिल्कुल समीर जी, अब ये लड़ना ही पड़ेगा, मूड बने या ना बने, क्योंकि अगर जिंदा रहना है और लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो फिर ये लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। चूंकि मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार पर गंभीर आरोप लग रहे हैं और जिस तरीके से उनकी भाषा होती है पत्रों की और जिस तरीके से वो आके भद्दी भद्दी शायरी करते हैं, वो शायरी होती भी नहीं है, तो उससे साफ तौर पर लगता है कि वो जैसे भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता जो है वो सुप्रिया सिंह को कहीं टीवी चैनल पर बैठ करके गरिया रहा है, ऐसा लगता है। तो बिल्कुल उस तरह की भाषा है। तो इस पर निश्चित तौर पे अब विपक्ष को कार्रवाई करनी पड़ेगी, कानूनी कार्रवाई है वो भी करनी पड़ेगी, आंदोलनात्मक कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात समीर जी, जो मैंने पहले भी कहा कि राजनीतिक दलों को एक राजनीतिक दल होने का धर्म निभाना पड़ेगा, वरना लोकतंत्र समाप्त है, लोकतंत्र खतरे में है। बिल्कुल, और इससे यही वजह है कि अब राजनीतिक दलों को इस मामले में आगे आना पड़ रहा है। एक तो हार तो हुई है, लगातार अगर इस तरह से होता रहा तो जाहिर सी बात है कि तमाम राजनीतिक दलों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा और जनता का भी भरोसा उससे उठेगा कि जब आप जीते ही नहीं पा रहे हैं और भले ही आपका जो आरोप है कि आपको जानबूझकर हराया जा रहा है, तो आप उस जो ये एक राजनीतिक उत्पीड़न है उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं, इसके लिए जनता का भी दबाव है। तो निश्चित तौर पर ये सारे दबाव अब दिखाई पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने की तैयारी में आ गया है। एक बार सुनते हैं शिवसेना के नेता संजय राउत ने क्या कहा है इस मामले में, और इस मामले में इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं वो सभी अब एक उग्र रूप में इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ और उसमें कई सीटों पर जो समाजवादी पार्टी की हार हुई, आरोप लगे कि तमाम लोगों को, बड़ी संख्या में लोगों को वोट डालने से रोका गया और बूथ तक आने नहीं दिया गया। तो इस तरह के नतीजों में 7-2 से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन की जीत जरूर हुई है, लेकिन समाजवादी पार्टी उसको मानने को तैयार नहीं है, इंडिया गठबंधन उसको मानने को तैयार नहीं है। ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि किस तरह से चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर कितने बड़े आरोप एक बड़ी संख्या में राजनीतिक दल लगा रहे हैं। इंडिया गठबंधन में तमाम दल जुड़े हुए हैं और उन सब का यही आरोप है। सुनते एक बार संजय राउत को। 65 लोगों का एक फैमिली है, उनको 4 वोट पड़े हैं, तो ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसी बहुत जगह से हमको कंप्लेंट्स आई है और ईवीएम ये बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रहा। इसलिए हम इस बार कहते हैं कि ये जो निर्णय है वो आप रखिए, लेकिन महाराष्ट्र में आप ये चुनाव फिर एक बार लेकर मतपत्रिका बैलेट पर लीजिए और हमें दिखाइए कि हमारा फैसला ईवीएम का सही है। अगर बैलेट पर आप जीतते हो, देखिए पोस्टल बैलेट पर जो काउंटिंग हो गया महाराष्ट्र, उसमें तो महाविकास आघाड़ी का सब जगह पर हमने आगे है, हम लीड पर है, 140-145 सीट पर हम लीड पर है। बैलेट पेपर पर जो चुनाव और काउंटिंग हो गया, तो अचानक 1 घंटे में हम नीचे कैसे आ सकते हैं? और इतने नीचे क्या ये पॉसिबल है? शरद पवार जैसा नेता, महाराष्ट्र उसके पीछे खड़ा था इस बार। उनको जिस तरह से सीटें मिली है या अजित पवार को सीटें मिली है, ये कौन सा निर्णय है? इसके लिए ये जो सब खिंचा। तो ये संजय राउत का कहना है ईवीएम अब एक बड़ा मुद्दा बन गया है और लगता यह है कि अब उसने इंडिया गठबंधन को या विपक्ष को अब उत्तेजित कर दिया है कि उसके खिलाफ वो मैदान में उतरे। संसद में आज जिस तरह से आक्रोश दिखाई पड़ा इंडिया गठबंधन के घटक दलों का, वो साफ दिखाई पड़ रहा है कि यह आक्रोश अब सड़क पर भी दिखाई पड़ेगा और दिखाई
पढ़ना चाहिए, पढ़ना जरूरी है क्योंकि जनता का भी दबाव है उसके ऊपर। और बड़ी खबर एक ये भी है, दिल्ली ईवीएम को ही लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय में भी चुनाव के नतीजे, छात्र संघ चुनाव हुए थे, उनके नतीजे आ रहे हैं, मतगणना हो रही है, क्या अपडेट है और वहां ईवीएम किस तरह से मुद्दा बना? हमारे साथी अविनाश उसके बारे में ज्यादा जानकारी लेकर आए हैं। जी अविनाश जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव 2 महीने पहले हुए थे, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी और ये कहा था कि पहले जो छात्र संघ का कैंपस है आप पहले उसको साफ कीजिएगा, उसके बाद ही इसकी काउंटिंग होगी। तो उसकी आज काउंटिंग हुई है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो चुनाव कराए गए थे वो भी ईवीएम से ही कराए गए थे और सुबह से ही काउंटिंग के दौरान उस पर हंगामा मचा रहा। एनएसयूआई का कहना यह था कि जब भी आप जो रिजल्ट आ रहे हैं, काउंटिंग हो रही है, तो ईवीएम से किसको कितना वोट मिल रहा है उसकी हमको पूरी सूची दी जाए और उसको विश्वविद्यालय प्रशासन दे नहीं रहा है। तो इसको लेकर हर राउंड में वहां थोड़ी थोड़ी देर के लिए काउंटिंग रोकी जा रही है और इसका नतीजा ये हो रहा है कि एक तो काउंटिंग थोड़ा लेट भले ही हो रही है, लेकिन 4 सीटों पर जो काउंटिंग चल रही है उनमें से 3 सीटों पर इस समय एनएसयूआई आगे चल रही है। अध्यक्ष पद पर भी उन्हीं की बढ़त है, सिर्फ एक उपाध्यक्ष पद पर एवीपी का कैंडिडेट 500 वोटों की लीड कर रहा है, बाकी तीनों सीटों पर एनएसयूआई के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं और मुद्दा इस बार भी ईवीएम का ही बना हुआ है। एनएसयूआई का क्या कहना है कि हम किसी भी ईवीएम पर उस तरीके की धांधली नहीं होने देंगे जिस तरीके के चुनाव अभी आपने महाराष्ट्र में देखे हैं, हरियाणा में देखे गए हैं। तो इसको लेकर संभवतः लेट चुनाव परिणाम भले ही लेट आएगा, लेकिन यदि ईवीएम में कोई धांधली नहीं होती है, पहली बात तो ये यूनिवर्सिटी के चुनाव ईवीएम से कराने भी नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ कितने वोट होते हैं, 5,000, 7,000, 10,000 से ज़्यादा वोटिंग तो होती नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ईवीएम से आपने वोटिंग करवा ली है, लेकिन कम से कम काउंटिंग में तो ये तो बताइए कि किस ईवीएम से किस छात्र संगठन के किस उम्मीदवार को कितना वोट मिल रहा है। बिल्कुल। और जाहिर सी बात है ये है कि इससे पहले चुनाव आयोग कह चुका है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो ईवीएम मशीनें ली गई थी वो चुनाव आयोग से नहीं ली गई थी। पहले ये मसला आ चुका है ईवीएम मशीनों का। वही बड़ा सवाल ये है कि यहाँ ईवीएम से लोकसभा विधानसभा के चुनाव कराने से रोकने की बात हो रही है, मांग हो रही है। यानी इनके ये जो चुनाव हैं विधानसभा और लोकसभा के, उनको भी विपक्ष कह रहा है कि आप ये मतपत्रों के जरिए कराइए। लेकिन दूसरी ओर चुनाव आयोग, हालांकि चुनाव आयोग ने उससे अपना दूरी बनाई है, पर अब छात्र संघों के भी चुनाव अगर ईवीएम से हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि यहां आप जितनी मांग कर रहे हैं उसके बिल्कुल उल्टा चुनाव आयोग जा रहा है और जो ये मांग है कि ईवीएम मशीनों को मैनिपुलेट किया जा रहा है उसको वो लगातार खारिज कर रहा है। जबकि ईवीएम मशीनें मैनिपुलेट होती हैं, बड़े बड़े तकनीकी विशेषज्ञ भी ये बात स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन चुनाव आयोग को लगता है कि नहीं, ईवीएम मशीनें कभी हैक नहीं हो सकती हैं, उनको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। अमलेंदु जी। जी बिल्कुल समीर जी, और ईवीएम को लेकर तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने ही इस पर सवाल उठाए थे ईवीएम पर, और जो उनके प्रवक्ता हैं जीवीएल नरसिम्हा राव, राष्ट्रवाद सदस्य भी रहे, उन्होंने तो बाकायदा किताब लिख दी थी और लालकृष्ण आडवाणी ने उसकी भूमिका लिखी थी, डेमोक्रेसी एट रिस्क किताब का नाम था। तो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए ईवीएम कितनी पवित्र गाय हो गई है आप समझ सकते हैं। और ये जो सवाल बार बार उठ रहा है समीर जी कि भाई 99% जहां चार्ज मिलती है मशीनें, वो 99% चार्ज मशीनें बीजेपी का है, वो क्यों गलती हैं? बिल्कुल। तो ये बहुत बड़े सवाल हैं। और सवाल ये भी है कि जिन ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी पकड़ी जाती है या जिनका आता है कि बस आप किसी को वोट डालो किसी को जा रहा है, वो बीजेपी को ही वोट क्यों जाता है, किसी और पार्टी को क्यों नहीं चला जाता? ऐसा क्यों नहीं होता कि बीजेपी को वोट डाले और कांग्रेस को चला जाए, समाजवादी पार्टी को चला जाए? तो ये ईवीएम को लेकर बहुत सारे संदेह हैं और इसलिए ईवीएम संदेह से परे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को भी खुद ईवीएम पर संदेह है और इसीलिए जब ईवीएम पर बहस चल रही थी, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि योर ऑनर आपको भी चूंकि इस पर संदेह है इसीलिए आपने इसमें वीवीपैट मशीनें जोड़ी के साथ इसको जोड़ा था। वीवीपैट की पर्चियों की गिनती नहीं हो रही है। तो बहुत सारे घपले हैं जिनको लेकर सवाल उठ रहे हैं समीर जी। जी सवाल उठ रहे हैं और एक बड़ी मांग अब ये है और ये लगता है कि इस पर विपक्ष किसी बड़े नतीजे पर भी पहुंच सकता है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए। आने वाले दिनों में अब जो भी चुनाव हो वो मतपत्रों से हो। इसको लेकर अब क्या हो रहा है, क्या रणनीति बन रही है, लेकिन अब इस पर बड़े आंदोलन की तैयारी में या बड़ी रणनीति तैयार करने की दिशा में इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है। लोकसभा में जिस तरह से आज की कार्यवाही शुरू हुई और शुरू होते ही उस मुद्दे पर ईवीएम को लेकर जिस तरह से वहां विपक्ष ने अपनी आवाज को बुलंद किया, उसके बाद कार्यवाही रोकनी पड़ी। अब 27 नवंबर तक लोकसभा की कार्यवाही रोक दी गई, स्थगित कर दी गई है। इसको देखते हुए अब लग रहा है कि संसद से लेकर अब सड़क तक यह बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है।
कांग्रेस के नेता हो चाहे उसमें इंडिया गठबंधन के दूसरे घटक दलों के नेता हो, सभी नेता एक स्वर से अब ईवीएम के खिलाफ मैदान में आ गए हैं। अब ये देखने वाली बात है कि इस पर अब क्या इंडिया गठबंधन आगे क्या करता है। इसमें गठबंधन की बैठक में ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली में जो बैठक होने जा रही है उसको लेकर अब ये कयास लग रहे हैं कि आखिर क्या फैसला इसमें होगा। लेकिन जो भी होगा ये बड़ा फैसला होगा, उसके पीछे बड़ी वजह यही है कि न सिर्फ ये दबाव पार्टी के नेता बना रहे हैं, पार्टी के नेताओं के भीतर यह आशंका है, बल्कि उन मतदाताओं को भी आशंका है जो वोट कहीं डालते हैं और वोट गिरते कहीं है, पड़ते कहीं है, जो ये आरोप लग रहे हैं। हाँ, बिल्कुल समीर जी, और काफी ज्यादा गंभीर आरोप हैं ये, और इतने ज्यादा गंभीर आरोप है कि इस पर निश्चित तौर पे सबको मिलकर एक काम करना पड़ेगा, और अगर नहीं करेगा इंडिया गठबंधन इस पे काम ईवीएम मशीनों पर, तो मैंने जैसे पहले कहा कि लोकतंत्र पे खतरा है और फिर लोकतंत्र का भविष्य जो है वो एकदम कहा जाए वो अंधकारपूर्ण है। अगर ईवीएम मशीनों पर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर अगर रोक नहीं लगती है और इसको पारदर्शी नहीं बनाया जाता है और इसी तरीके से आरोप लगते रहते हैं चुनाव आयोग के ऊपर, तो फिर इस लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जी बिल्कुल, और ये लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से जो प्रमुख 6 राज्य हैं, यानी जम्मू कश्मीर, हरियाणा और उसके बाद झारखंड, महाराष्ट्र, और आने वाले दिनों में अब दिल्ली और बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं, इनके बारे में कहा जा रहा है कि कायदे से कम जो 4 विधानसभा हैं, यानी महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर और हरियाणा, एक साथ चुनाव कराए जाने चाहिए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने नहीं कराए कि 2-2 विधानसभाओं के चुनाव कराए। और विपक्षी आरोप लग रहा है कि ये एक रणनीति के तहत इस तरह का काम किया गया ताकि एक राज्य पर बीजेपी को या एनडीए गठबंधन को जीत दिलाई जा सके और दूसरा गठबंधन छोड़ दिया जाए कि वहां कोई भी जीते, अगर विपक्ष जीत भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल वैसे ही हरियाणा में हुआ। वहां हरियाणा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई, जबकि वहां तमाम सरकार विरोधी सरकार के खिलाफ जो है एंटी इनकम्बेंसी थी, वहां पर एक लहर सी चल रही थी सरकार के खिलाफ, लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी अच्छे खासे बहुमत से जीती, और इतने बहुमत से कि उसको पहली बार सरकार उसने तीसरी बार बनाई, लेकिन पहली बार इतनी ज्यादा सीटें मिली। और जम्मू कश्मीर में वहां पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है। महाराष्ट्र में ये सारे जो वहां पर चाहे पहले की सर्वे रिपोर्ट्स हो, एग्जिट पोल्स हो, ये सब बता रहे थे कि वहां पर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने वाली है। यहां तक कि जो इंडिया गठबंधन के थोड़े पक्षधर कहे जाते हैं तमाम जो एजेंसियां, या माना जाता है कि वो चाह रही थी कि इंडिया गठबंधन की सरकार, एनडीए गठबंधन की सरकार बने, उनके अनुमान भी ये थे कि अगर जीतती भी है तो बहुत ही एक हल्की मेजॉरिटी के साथ वहां महायुति की जीत होगी। लेकिन जिस तरह से बिल्कुल क्लीन स्वीप किया है महायुति ने, उसको लेकर अब बड़े सवाल उठ रहे हैं इस पूरी तकनीक की व्यवस्था पर, यानी ईवीएम मशीनों को लेकर। और अब ईवीएम मशीनों के खिलाफ इंडिया गठबंधन एक बड़े आंदोलन की तैयारी में दिख रहा है। एक बार फिर सुनते हैं कि क्या कहा सुप्रिया सुले ने, जो एनसीपी नेता हैं, कि क्या अब इस मामले में होने जा रहा है इंडिया गठबंधन में, किस तरह की रणनीति बनने जा रही है और आगे अब कितनी जल्दी इस पर कोई एक फैसला होने वाला है। सुन लेते हैं सुप्रिया सुले को, उसके बाद दिखाएंगे कि जो कांग्रेस पार्टी के भी नेता हैं वो भी इस पे कितने मुखर हैं और अब इस पर आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। सुप्रिया सुले को सुनते हैं। गृह मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि जो महायुति की जीत हुई है वो ईवीएम हैक करने की वजह से हुआ है। देखते अभी तो बात होगी मेरी कांग्रेस से, अभी वहीं जा रही हूँ, अभी तो मीटिंग है कांग्रेस से। जी, लेकिन आपका क्या मत है? देखते हैं अभी, वी नीड सम एविडेंस नो फॉर ऑल दिस, वी आर वर्किंग ऑन इट, वील डू इट। लेट मी जस्ट गो फॉर माई इंडिया अलायंस मीटिंग फर्स्ट। तो ये अब सुप्रिया सुले कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बैठक बुलाई है, उसमें वो भी जा रही है, क्या होगा देखने वाली बात होगी। डीके शिव कुमार का भी कहना है, लेकिन अब ईवीएम एक बड़ा मुद्दा बन गया है और बनता दिखाई पड़ रहा है। संसद में आज की कार्यवाही जिस तरह से स्थगित करनी पड़ी, और केवल आज के लिए नहीं बल्कि उसको 27 नवंबर तक के लिए स्थगित करनी पड़ी, उससे अब ये दिख रहा है कि इसको लेकर अब विपक्ष चुप रहने वाला नहीं है।
हाँ, बिल्कुल चुप रहने वाला नहीं है इस पे, और काफ़ी ज़्यादा इस पे सवाल उठ रहे हैं समीर जी, और ये सवाल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ईवीएम की वजह से ही आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको चुनाव को जो है वो मैनिपुलेट किया है और मैनिपुलेट करके जीती है। दिग्विजय सिंह तो साफ कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन के लोगों को अब समय आ गया है कि इस पर बैठकर चर्चा की जाए और एक साथ बैठकर जो है इसके खिलाफ आंदोलन किया जाए और इसको ईवीएम को रुकवाया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए। अगर ये नहीं होगा तो इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से सारे चुनाव लूटती रहेगी। ये बातें जो है विपक्ष की तरफ से लगातार कही जा रही हैं समीर जी। जी बिल्कुल। एक बार कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का ट्वीट देखते हैं। उन्होंने जिस तरह से प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को टैग करते हुए, चुनाव आयोग को टैग करते हुए बड़े आरोप लगाए हैं, वो साफ दिखा रहा है कि अब इस मामले में इंडिया गठबंधन क्या करने जा रहा है। दिग्विजय सिंह लिखते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में वही हुआ जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी। उन्होंने 148 उम्मीदवार खड़े किए, जिनमें से 132 जीत गए। स्ट्राइक रेट 89% है। यदि वे चाहेंगे तो शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत पवार के बिना भी सरकार बना सकते हैं। यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने पूरा ईवीएम के माध्यम से टारगेटेड पोलिंग बूथ्स पर मैनिपुलेट कर जीत हासिल की है। लोग कहेंगे फिर झारखंड में कैसे हार गए? आप ही सोचिए, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के लिए क्या झारखंड से महाराष्ट्र अधिक महत्वपूर्ण नहीं है? इंडिया गठबंधन को चुनाव आयोग के व्यवहार पर और ईवीएम द्वारा चुनाव कराए जाने के विषय पर तत्काल चर्चा करना चाहिए। और इस ट्वीट में उन्होंने तमाम लोगों को, शरद पवार को, राहुल गांधी को और उद्धव ठाकरे को टैग किया है। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री से सवाल पूछा है और मुख्य चुनाव आयुक्त से भी सवाल पूछा है। चुनाव आयोग के व्यवहार और ईवीएम मशीनों द्वारा चुनाव कराए जाने पर अमलेंदु जी ये दो चीजें उन्होंने कही हैं और इस पर काफी जोर दिया है, चुनाव आयोग के व्यवहार पर और ईवीएम मशीनों पर। यह बहुत बड़ी बात है और बहुत एक गंभीर बात है। हाँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गंभीर बात है समीर जी। और जो चुनाव आयोग पर का जो व्यवहार है, इसको लेकर जो दिग्विजय सिंह सवाल उठाने हैं, निश्चित तौर पर ये वही सवाल है कि चुनाव आयोग किस तरीके से काम कर रहा है और चुनाव आयोग जो है वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर अब काम करने लग गया है। एक संवैधानिक संस्था किस तरीके से एक दल का जो है वो पिछलगू बन जा रहा है, ये इस लोकतंत्र में देखा जा रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अगर चुनाव आयोग ही भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरीके से काम करने लग जाएगा, जैसे कि आरोप लग रहा है विपक्ष की तरफ से, तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाएगा? तो ये बहुत बड़ा सवाल है और दिग्विजय सिंह इसी की तरफ जो ध्यान दिला रहे हैं और इंडिया गठबंधन से कह रहे हैं कि इस पर आपको निश्चित तौर पे एक बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। महाराष्ट्र के मंत्री रहे हैं, सीनियर कांग्रेस लीडर हैं नितिन राउत, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाए हैं कि चुनाव आयोग किस तरीके से कर रहा था। आप कह रहे हैं कि 16वें 17वें राउंड तक हम जीत रहे थे और अचानक से हम हार जाते हैं, यानी आखिर के 3 राउंड जो है उसमें हार जाते हैं। तो ये मशीनें क्या कर रही हैं, किस तरीके से हो रहा है, इसको हमको देखना पड़ेगा। उन्होंने भी कल जो है इसको लेकर अपनी बात कही है समीर जी। जी बिल्कुल। और एक बात और है अमलेंदु जी, अगर आपको याद है, दर्शकों को भी याद होगा, हमने अपने इस डीबी लाइव ब्रेकिंग में भी जो चर्चा की थी न्यूज रूम से इस कार्यक्रम में, संजय राउत ने कहा था कि चुनाव आयोग तारीखों को भी महाराष्ट्र में, झारखंड में अपने हिसाब से तय कर रहा है और कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मर्जी के हिसाब से या उनकी सुविधा के हिसाब से। उन्होंने कहा था कि 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे, 26 नवंबर तक ही महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल है, यानी पहले से यह भी तैयारी थी कि अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, किसी गठबंधन को, तो वहां पर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता और एक तरह से राष्ट्रपति शासन के जरिए वहां भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाती। ये आरोप थे संजय राउत के। यानी अगर ये देखा जाए तो चुनाव से पहले, घोषणा से पहले खुद भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का एहसास नहीं था, इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह से वहां महाराष्ट्र में माहौल है कि वो चुनाव जीत जाएगी। जो भी सर्वे आ रहे थे, तमाम भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सर्वे बहुत से आए, उनकी कोई ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जानकारी नहीं रहती है, लेकिन पत्रकारों को और सभी लोगों, ज्यादातर लोगों को इस बात का पता चल ही जाता है कि उनके इंटरनल सर्वे में क्या बातें आ रही हैं किसी भी राजनीतिक दल के बारे में, क्योंकि वो खबरें तो पता चली ही जाती हैं। उनमें किसी में भी वहां पर जीत की संभावना नहीं दिखाई पड़ रही थी महायुति के। और पहला इसीलिए एक बैकअप प्लान भी तैयार कर रखा था भारतीय जनता पार्टी ने, ऐसा संजय राउत का कहना है। और उसके बाद
जब ये परिणाम आए हैं तो उस परिणाम ने सबको चौंका दिया है कि आखिर ऐसा क्या जादू हो गया, ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया कि अचानक वहां इतनी बड़ी लहर जो दिखाई भी नहीं पड़ रही थी वो चलने लग गई। हाँ बिल्कुल समीर जी, और इसको लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं कि भाई ये अगर लहर चल रही थी तो जमीन पर ये लहर क्यों नहीं थी, क्यों नहीं दिखाई पड़ी। बिल्कुल, और हमारी टीम तो झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह थी, तो हमारी टीम जब झारखंड में देखकर आई तो वहां देखकर आई कि हाँ वहां लहर है हेमंत सोरेन की, लेकिन मुंबई में या महाराष्ट्र में या नागपुर में कहीं तो दिखाई नहीं पड़ी ये बीजेपी की लहर है। और समीर जी अगर 90% जो है मतलब 90% अगर स्ट्राइक रेट बीजेपी का आ रहा है तो ये तो एकदम सुनामी है, चक्रवाती तूफान है। तो ये तूफान जो था वो सड़कों पर दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा था। बिल्कुल, ये कहा, यही सवाल ये पूछे जा रहे हैं और ये सवाल महाराष्ट्र की जनता भी पूछ रही है कि इस तरह की अगर स्थितियां होती हैं, किसी के पक्ष में अगर एक वेव चल रही होती है, यानी कि जनता ने मन बना लिया है कि किसको वोट देना है, तो वो वेव, वो लहर दिखाई पड़ती है। चाहे हम बात करें 2014 के लोकसभा चुनाव की या फिर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की, लेकिन ये वेव इतनी साइलेंट होगी, इतनी खामोश होगी कि पूरी इतने बड़े महाराष्ट्र में किसी को पता ही नहीं चलेगा। यह सबसे ज्यादा हैरानी की बात है। लेकिन यह वेव केवल विपक्ष का कहना है कि ये वेव, ये लहर केवल चुनाव आयोग को दिखाई पड़ रही थी। हाँ, केवल चुनाव आयोग को दिखाई पड़ रही थी। और ईवीएम मशीनों को लेकर जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं, और जो एक्स सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब हैं उनको लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं, और जो संजय राउत हैं शिवसेना के सांसद हैं राज्यसभा के, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाए हैं और ईवीएम मशीनों को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उसको हम लोग एक बार फिर भी सुन सकते हैं समीर जी कि किस तरीके से ईवीएम का मसला जो है वो बड़ा मसला है और ये आसानी से सुलझने वाला अब नहीं है। बीजेपी का जो जश्न है जीत का महाराष्ट्र में वो फीका होता जा रहा है, चूंकि ईवीएम मशीनों पर सवाल उठ रहे हैं। अगर कायदे से कार्रवाई हो गई ईवीएम मशीनों को लेकर तो बहुत सारी चीजें सामने खुलकर आ सकती हैं समीर जी। बिल्कुल, एक बार सुनते हैं शिवसेना के नेता संजय राउत ने क्या कहा है। और संजय राउत ने उस दिन भी बड़ा सवाल उठाया था ईवीएम को लेकर ही कि ये ईवीएम मशीनों में हेरफेर और बड़े पैमाने पर धांधली की गई है, तभी ये नतीजे और ये रुझान हमको दिखाई पड़ रहे हैं। जब महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के नतीजे रुझान आ रहे थे, एक बार सुनते हैं क्या कह रहे हैं संजय राउत और किस तरह से उन्होंने पूरी व्यवस्था को घेरा है, सवाल उठाया है। 65 लोगों का एक फैमिली है, उनको 4 वोट पड़े हैं, वो ऐसा कैसा हो सकता है। ऐसी बहुत जगह से हमको कंप्लेंट्स आई है और ईवीएम ये बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रहा। इसलिए हम इस बार कहते हैं कि ये जो निर्णय है वो आप रखिए, लेकिन महाराष्ट्र में आप ये चुनाव फिर एक बार लेकर मतपत्रिका बैलेट पर लीजिए और हमें दिखाइए कि हमारा फैसला ईवीएम का सही है। अगर बैलेट पर आप जीतते हो, देखिए पोस्टल बैलेट पर जो काउंटिंग हो गया महाराष्ट्र, उसमें तो महाविकास आघाड़ी का सब जगह पर हमने आगे है, हम लीड पर है, 140 145 सीट पर हम लीड पर हैं। बैलेट पेपर पर जो चुनाव और काउंटिंग हो गया तो अचानक 1 घंटे में हम नीचे कैसे आ सकते हैं, और इतने नीचे क्या ये पॉसिबल है। शरद पवार जैसा नेता महाराष्ट्र उसके पीछे खड़ा था इस बार, उनको जिस तरह से सीटें मिली है या अजीत पवार को सीटें मिली है, ये कौन सा निर्णय है। इसके लिए ये जो सब खिचड़ हो गया ना महाराष्ट्र में, मिस्टर चंद्रचूड़ जिम्मेदार है। तो ये संजय राउत ने ये बात जो कही है, बहुत से गंभीर आरोप लगाए हैं। वही बातें उन्होंने कही कि जब हम सारे दिन कई राउंड में 12-14 राउंड में आगे जा रहे हैं तो अचानक फिर हम हार कैसे जाते हैं, ये बड़ा सवाल है। इन सारी चीज़ों के लिए उन्होंने पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को जिम्मेदार ठहराया है। डीवाई चंद्रचूड़ को क्यों जिम्मेदार ठहराया है? हालांकि डीवाई चंद्रचूड़ जब उनको रिटायर होना था उसके पहले से ही तमाम उनके खिलाफ जो है बातें आने लगी थी और रिटायरमेंट के बाद भी उनके तमाम जो फैसले रहे वो सवालों के घेरे में रहे। लेकिन अब इस मुद्दे पर अगर संजय राउत सीधे तौर पर कह रहे हैं कि चंद्रचूड़ जिम्मेदार हैं, तो आखिर क्यों ये जिम्मेदारी चंद्रचूड़ पर आ रही है? चुनाव आयोग पर तो आ ही रही है, चंद्रचूड़ पर भी आ रही है। अमलेंदु जी बताएंगे कि आखिर संजय राउत ऐसा क्यों कह रहे हैं। असल में समीर जी, जिस तरीके से शिवसेना का जो विभाजन का मुद्दा था वो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई आदेश साफ तौर पर नहीं दिया और ये तो कह दिया कि वहाँ सरकार अवैध है। लेकिन सरकार अवैध है तो अवैध सरकार चलने क्यों दी जा रही है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। तो इसीलिए चंद्रचूड़ साहब को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। दूसरा, जिस
तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी समय में गणेश उत्सव पर जाकर चंद्रचूड़ से मिले, उसको लेकर सिर्फ संजय राउत या शिवसेना ही नहीं, देश के तमाम हलके में जो थी वो इसको लेकर काफी ज्यादा आलोचना हुई कि चंद्रचूड़ साहब को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस तरीके से नहीं मिलना चाहिए था। रही सही कसर जो थी वो डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने गांव में जाकर राम मंदिर को लेकर के जो मराठी में वक्तव्य दे दिया, उसको लेकर भी काफी ज्यादा पूरी हो गई। तो अब ये कहा जा रहा है, इससे पहले भी शिवसेना कहती रही है, संजय राउत ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के बीसी और डी टीम की तरीके से काम कर रहे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट की बजाय अब वो चंद्रचूड़ साहब का खुले तौर पर नाम ले रहे हैं, तो क्या वास्तव में डीवाई चंद्रचूड़ भी इसके लिए दोषी हैं? हम नहीं कह सकते, ये आरोप संजय राउत का है। समीर जी, बिल्कुल, और सीधे तौर पर संजय राउत चंद्रचूड़ का नाम ले रहे हैं, जो मुख्य न्यायाधीश रहे हैं भारत के। अभी कुछ दिन पहले वो रिटायर हुए हैं। उनके तमाम फैसलों को लेकर चंद्रचूड़ पहले भी सवालों के घेरे में रहे, लेकिन अब इन सारी चीजों के लिए भी जिस तरह से चंद्रचूड़ को घेरा जा रहा है वो भी बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि न्यायपालिका वो अंतिम जगह होती है जहां से एक लोकतंत्र में, भारत जैसे लोकतंत्र में, लोगों को आखिरी उम्मीद होती है। अगर वहां भी इस तरह से फैसले आ रहे हों और न्यायाधीशों के फैसले सवालों के घेरे में हों, तब फिर एक लोकतंत्र के लिए बड़ी ये विकट स्थिति होती है, बहुत ही निराशाजनक स्थिति होती है। वही बात संजय राउत ने जो चंद्रचूड़ का नाम लिया और इन सारी चीजों को लेकर, यानी जिस तरह से गलत तरीके से मतदाताओं के वोटों को लूटने का आरोप लग रहा है, यानी उनको वोट किसी को दे रहे हैं लेकिन उनके वोट किसी दूसरे के पक्ष में गिने जा रहे हैं, ये सारे आरोप बहुत गंभीर है। और अब ईवीएम को लेकर इंडिया गठबंधन एक बड़े आंदोलन की तैयारी में दिख रहा है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भी कई सवाल पूछे हैं, और ये सारे सवाल उन्होंने चुनाव आयोग से पूछे हैं। चुनाव आयोग उनका क्या जवाब देता है या नहीं देता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हरियाणा के नतीजों के बाद भी ईवीएम पर सवाल उठे थे, लेकिन चुनाव आयोग के जो जवाब रहे वो बहुत ही निराश करने वाले जवाब थे। एक संवैधानिक संस्था और उसके प्रमुख की ओर से दिए जाने वाले जवाब वो नहीं कहे जा सकते हैं। जो विपक्ष है उसने बहुत निराशा जताई थी, और अब ये लग रहा है कि ईवीएम के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ इंडिया गठबंधन एक बड़े आंदोलन की तैयारी में दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो सवाल पूछे हैं, एक बार देखते हैं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने क्या लिखा है, चुनाव आयोग से क्या पूछा है, और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री पर भी उन्होंने निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह लिखते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में वही हुआ जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी। उन्होंने 148 उम्मीदवार खड़े किए, जिनमें से 132 जीत गए। स्ट्राइक रेट 89%। वे यदि चाहेंगे तो शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित पवार के बिना भी सरकार बना सकते हैं। यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने पूरा ईवीएम के माध्यम से टारगेटेड पोलिंग बूथ्स पर मैनिपुलेट कर जीत हासिल की है। लोग कहेंगे फिर झारखंड वे कैसे हार गए। आप ही सोचिए, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के लिए क्या झारखंड से महाराष्ट्र अधिक महत्वपूर्ण नहीं है? इंडिया गठबंधन को चुनाव आयोग के व्यवहार पर और ईवीएम द्वारा चुनाव कराए जाने के विषय पर तत्काल चर्चा करना चाहिए। ये दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है। दिग्विजय सिंह ने कई सवाल उठाए हैं और यह भी कहा है कि इस सवाल का भी उन्होंने जवाब दिया है कि महाराष्ट्र में ही ऐसा क्यों हुआ, झारखंड में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरेस्ट झारखंड की तुलना में महाराष्ट्र में ज्यादा था, और इसके लिए जरूरी था कि ये जो मैनिपुलेशन, यानी ये जो छेड़छाड़ ईवीएम से की गई, प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल कर चुनाव में जीत हासिल की गई, उस जीत को हासिल करना महाराष्ट्र में ज्यादा महत्वपूर्ण था, झारखंड में उतना नहीं था। और अगर झारखंड महाराष्ट्र दोनों ही जीत लिए होते तो शायद सवाल ज्यादा खड़े होते, और तब विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी इस आधार पर न घेर पाती कि आपने भी तो एक राज्य जीता हुआ है। अमलेंदु जी यही बात कहना चाह रहे हैं दिग्विजय सिंह, और यही बात जिस दिन नतीजे आए हैं महाराष्ट्र के, उस दिन कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी कही है। और यही बात जो है वो बीजेपी भी कह रही है कि ईवीएम वहाँ सही हो गई और ईवीएम वहाँ गलत हो गई। यानी कि इस तरीके से आपने वहाँ गड़बड़ी नहीं कर पाए जो झारखंड में आप, मतलब जो आपने महाराष्ट्र में की, वो गड़बड़ियाँ आप नहीं कर पाए झारखंड में। तो आप कह रहे हैं कि साहब वहाँ सब ठीक है, जबकि सारी कोशिशें झारखंड में भी की गई थी, ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि झारखंड में ये बताना था कि साहब देखिए झारखंड तो आप जीत गए, तो ये करने के लिए एक तरीके से कहा जाए कि वो सारे काम जो थे वो महाराष्ट्र में किए गए।
तो ये अब जो सवाल उठाए दिग्विजय सिंह ने, जो सवाल उठाए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक और सवाल है अमलेंदु जी कि आखिर दिग्विजय सिंह ये क्यों पूछ रहे हैं, और उनको वो इस तरह से पूछ रहे हैं कि जैसे आम जनता को पता हो कि महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का इंटरेस्ट ज्यादा था, झारखंड में कम था। हाँ बिल्कुल इसलिए आया था समीर जी, क्योंकि धारावी जैसा एक बड़ा प्रोजेक्ट जो दिया गया है अडानी को, मुंबई एयरपोर्ट जिस तरीके से है, और वहाँ जो बुलेट ट्रेन की जो परियोजना है और कई परियोजनाएं हैं, जमीनें जबरदस्त तरीके से मुंबई में दी गई हैं अडानी को, तो ये सारे प्रोजेक्ट अडानी के खतरे में ना पड़ जाए, तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी था। क्योंकि उद्धव ठाकरे साफ ऐलान कर चुके थे कि हमारी सरकार बनते ही हम अडानी से ये सारे प्रोजेक्ट छीन लेंगे, तो ये नरेंद्र मोदी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आपका आरोप ये लग रहा है, विपक्ष का भी आरोप है कि मोदी ही अडानी है, अडानी ही मोदी है। तो अब ये विपक्ष के आरोप है, हमें नहीं मालूम कौन क्या है कौन क्या नहीं है, लेकिन ये विपक्ष के आरोप है। तो अगर दिग्विजय सिंह सवाल उठा रहे हैं तो इसी परिप्रेक्ष्य में सवाल उठा रहे हैं कि मोदी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, बीजेपी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि महाराष्ट्र उसके हाथ से निकल जाए, चूंकि अगर महाराष्ट्र हाथ से निकलता तो अडानी को एक बहुत बड़ा नुकसान होता, चूंकि अडानी फंसे हुए इस समय अमेरिका में और उनके खिलाफ वारंट जारी हो चुका है। प्रत्यर्पण की तैयारी वहां चल रही है, इनका प्रत्यर्पण लेने की, रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो सकता है अडानी के प्रति। और महुआ मोहिता का तो कहना यह है कि जब यहाँ जो है अडानी के खिलाफ कुछ एफआईआर दर्ज कराई जाएंगी और फिर उसके बाद जांच कराई जाएगी, कह दी जाएगा हम यहाँ जांच कर रहे हैं तो आपको वहाँ क्या आवश्यकता है, और कहकर फिर यहाँ क्लीन चिट दे जाइए। इस तरह की तैयारी अडानी को बचाने की चल रही है। और इस बीच में संसद में भी उन पर, राज्यसभा में भी नोटिस दिया गया है अमलेंदु जी की अडानी मामले पर चर्चा की जाए, क्योंकि लगातार जिस तरह से वो विदेशों में उन पर कार्रवाई हो रही है, अमेरिका में उनके खिलाफ नोटिस जारी हुआ है, गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। उससे पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी और सेबी और प्रधानमंत्री मोदी सरकार, इन सारे के बीच में एक नेक्सस की जो बात आई है, इस पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने। और अब ये दोनों मुद्दे, चाहे ईवीएम का मुद्दा हो और चाहे अडानी का मुद्दा हो, ये दोनों ही मुद्दे संसद से लेकर सड़क तक महाविकास अघाड़ी या इंडिया गठबंधन इस पर, इन दोनों ही मामलों पर बिल्कुल पूरे आंदोलन के मूड में दिखाई पड़ रहा है, एक बड़े आंदोलन की तैयारी के मूड में दिखाई पड़ रहा है। जो आप दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, और उसमें जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र झारखंड के नतीजों पर बात की है, टिप्पणी की है, और ये स्पष्ट किया है कि महाराष्ट्र में ही ईवीएम के साथ हेरफेर क्यों किया गया, झारखंड में क्यों नहीं किया गया, उसका जवाब देने की कोशिश उन्होंने की है। तो अब ईवीएम को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं चुनाव आयोग पर, और सरकार के साथ सरकार और चुनाव आयोग की मिली भगत के जो आरोप लग रहे हैं, उसको लेकर चुनाव आयोग तो घिरा ही है, लेकिन ये पूरी की पूरी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिसमें चुनाव आयोग जैसी संस्था को एक ऑटोनॉमस संस्था के रूप में जगह दी गई है, संविधान में जगह दी गई है, अब उस संस्था की क्रेडिबिलिटी बड़े पैमाने पर वो संदेह के दायरे में आ गई है। अब इस संदेह के दायरे से वो कैसे निपटेगी, ये उसके लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन विपक्ष अब उसके सामने और बड़ी चुनौती खड़े करने की कोशिश में दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, और बड़ी कोशिश करने की में दिख रहा है विपक्ष। और इधर जो है सुप्रीम कोर्ट से भी दिग्विजय सिंह ने कुछ रिक्वेस्ट कर दी है समीर जी, और अभी उन्होंने कहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मेरा अनुरोध साधारण सा है, यह मेरा अधिकार है कि मैं किसे वोट दूं, यह मेरा अधिकार है कि मेरा वोट मेरे हाथ में हो और मैं ये जानूं कि इसे सही तरीके से पंजीकृत किया गया है, यह मेरा अधिकार है कि इसे सही तरीके से गिना जाए। क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय लोकतंत्र की जननी को बनाए रखने और उसे फलने फूलने देने के लिए स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव में अपनी इच्छा के अनुसार वोट देने के प्रत्येक नागरिक के अधिकार पर विचार करेगा? और इसमें उन्होंने राहुल गांधी, कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे को टैग किया है समीर जी। अभी उन्होंने 2 मिनट पहले ये ट्वीट किया है दिग्विजय सिंह ने। यानी अब ये मामला बढ़ता जा रहा है और ईवीएम जो है सवालों के घेरे में है। ईवीएम को लेकर एक बड़ा आंदोलन की तैयारी मुझे लगता है इंडिया गठबंधन कर रहा है। कानूनी प्रक्रिया भी उसके लिए अपनाई जाएगी, चूंकि जब सर्वोच्च न्यायालय से दिग्विजय सिंह अनुरोध कर रहे हैं कि आप इसको देखिए, चूंकि लोकतंत्र की जननी जो है भारत जो है एक तरीके से है, वहीं अगर लोकतंत्र खतरे में है और ईवीएम मशीनों के जरिए अगर लोकतंत्र को लूटा जा रहा है, तो फिर लोकतंत्र फिर कहां सुरक्षित रहेगा? पूरी दुनिया में सुरक्षित नहीं रहेगा, जिससे भारत का मसला बन नहीं रहेगा। चूंकि भारत का लोकतंत्र सारी दुनिया के लिए एक आदर्श है, और अगर उस आदर्श में ही इस तरीके से खोट नजर आ रहे हैं तो सारी दुनिया में लोकतंत्र क्या होगा? तो ये काफी महत्वपूर्ण मसला होता चला जा रहा है। इस पर लगता है इंडिया गठबंधन अब कोई बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है। और बिल्कुल उसी लिए अब बैठक बुलाई है कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन के घटक दलों की, जिसमें एनसीपी नेता सुप्रिया सुले भी पहुंच रही हैं और कांग्रेस के तमाम नेता पहुंच रहे हैं, गठबंधन के घटक दलों के दूसरे नेता पहुंच रहे हैं। कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार ने कहा है वो भी उस बैठक में जा रहे हैं, और क्या होने वाला है इसकी उन्होंने जानकारी दी है। एक बार सुनते हैं डीके शिव कुमार ने क्या कहा है, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ
नेता हैं, बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं कांग्रेस पार्टी के, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं। और कर्नाटक में जब वहाँ भारतीय जनता पार्टी को हराकर वहाँ कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई थी तो उसके मुख्य रणनीतिकारों में से एक माने जा रहे थे डीके शिव कुमार। उसके अलावा भी कई तमाम चुनाव में उन्होंने अपनी जो रणनीतिक कौशल है उसको दिखाया है। तो क्या कह रहे हैं डीके शिव कुमार ईवीएम को लेकर और उस पर आगे क्या रणनीति बनाने जा रहा है इंडिया गठबंधन, उसको सुनते हैं। You were in Maharashtra, you saw the results as well. Now there have been claims saying that the EVMs were actually hacked. You have NCP Supriya Sule now reacting to it, saying we will be discussing this with the INDIA. Definitely, I think given my permission also commented on that, Shiv Sena leaders also have commented that. I think I am also going to Delhi in a few days. We will also just discuss. It is a part of the national importance. It is not only this. The world is also looking at it. Let us all examine it. Sharad Pawar says that in तो ये डीके शिव कुमार बता रहे हैं। उससे पहले सुप्रिया सुले ने भी कहा है कि वो इस मामले में इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है और बैठक में तय होगा कि ईवीएम के खिलाफ किस तरह से आंदोलन की रणनीति बनाई जाए। महाराष्ट्र में ईवीएम की धांधली के बारे में तमाम सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, एविडेंस इकट्ठे किए जा रहे हैं और इन सारे सबूतों के आधार पर चुनाव आयोग में तो शिकायत होगी ही, लेकिन इसे लेकर आज जिस तरह से संसद में दिखाई पड़ा है, आक्रोश दिखाई पड़ा है विपक्ष का, उसको देखते हुए लग रहा है कि अब ईवीएम ये मुद्दा सड़क पर भी बहुत बड़े आक्रोश में तब्दील होता दिख रहा है। सुनते हैं सुप्रिया सुले ने क्या कहा इस बारे में। गृह मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि जो महायुति की जीत हुई है वो ईवीएम हैक करने की वजह से हुआ है। देखते अभी तो बात होगी मेरी कांग्रेस से, अभी वहीं जा रही हूँ, अभी तो मीटिंग है कांग्रेस से जी, लेकिन आपका क्या मत है? देखते अभी, वी नीड सम एविडेंस नो फॉर ऑल दिस, वी आर वर्किंग ऑन इट, we'll do it. Let me just go for my India Alliance meeting first. तो अब ये दिखाई पड़ रहा है, साफ स्पष्ट रूप से अब दिख रहा है कि किस तरह से ईवीएम को लेकर विपक्ष ने कमर कस ली है और संसद से लेकर सड़क तक इस लड़ाई को लड़ने का मन बना लिया है। और मन ही नहीं बना लिया है, जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं कि उसके ऊपर जनता का भी दबाव है, मतदाताओं का भी दबाव है, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि हम वोट तो कहीं दे रहे हैं और जा कहीं रहा है। उनसे ज्यादा बड़ा प्रमाण ये क्या हो सकता है? तमाम ऐसे बूथों में जहां की लोगों ने बड़ी संख्या में कहा कि हमने वोट किसी को दिए और वोट किसी को मिला है, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? और मशीनों के भी प्रमाण जिस तरह से दिए जा रहे हैं, मशीनों के चार्जिंग की जो बात कही जा रही है कि 99% जो चार्ज्ड मशीनें होती हैं वो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देती हैं, बहुत बड़े सवाल हैं। और अब विपक्ष जिस तरह से इसमें आंदोलन के मूड में दिख रहा है, वो न सिर्फ चुनाव आयोग के लिए बल्कि केंद्र सरकार के लिए भी एक बड़ा मसला बनने जा रहा है, बड़ी चुनौती बनने जा रहा है। बिल्कुल समीर जी, ये इसको लेकर संसद से लेकर सड़क तक बड़ा हंगामा मचा हुआ है और इस पर बड़ी तैयारी हो रही है। चूंकि ईवीएम मशीनें, चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, ये तीनों जो है काफी ज्यादा संदेह के घेरे में हैं और इनको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। और अब तो साथ साथ संजय राउत ने लपेट लिया है डीवाई चंद्रचूड़ जो एक्स सीजीआई हैं उनको भी, और इस साफ तौर पर सवाल उठ रहे हैं कि ये किस तरीके से चुनाव लूटा गया है महाराष्ट्र का भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनाव आयोग की मदद से। ये संजय राउत के आरोप है समीर जी, हमारे आरोप नहीं है, ये संजय राउत के आरोप है, विपक्ष के आरोप है। मशीनें जो है वो संदेह के घेरे में है। जी परमेश्वर जो कर्नाटक के गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जो हार हुई है वो ईवीएम मशीनों की वजह से हुई है। इसको एक तरीके से कहा जाए कि इस पर अपना समर्थन दिया डीके शिव कुमार जो वहीं के उप मुख्यमंत्री हैं, और इसी का समर्थन किया सुप्रिया सुले ने कि वो जा रही है इंडिया गठबंधन की बैठक में और इस पर बातचीत होगी और हम एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं, ये उनका कहना है। इस बीच याद दिया गया समीर जी कि यही अजीत पवार जो आज इंडिया गठबंधन इसके महायुति के साथ शामिल हैं, राज ठाकरे, छगन भुजबल, इन लोगों ने काफी समय पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें ये मांग की थी कि ईवीएम मशीनें और ये वीवीपैट जो है इनको हटाया जाए। और आज वह जीत के आ रहे हैं तो प्रफुल्ल पटेल जो है वो ईवीएम मशीनों के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए किस तरीके से बदलते हैं भाई। जो 5 साल पहले जो ईवीएम मशीनें खराब थी, अजीत पवार और राज ठाकरे और छगन भुजबल ये सब तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि ईवीएम और वीवीपैट मशीनें हटाओ, वो आज किस तरीके से ईवीएम मशीनों के समर्थन में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। ईवीएम मशीनों को लेकर जो फहाद अहमद है, जो स्वरा भास्कर के पति भी हैं, उन्होंने कल जिस तरीके से बताया था परसों कि 16वें राउंड तक लगातार आगे थे, वो लगातार आगे थे 16वें राउंड तक, और आखिर में होता है कि 3 राउंड में वो हार जाते हैं एकदम से। जैसी वो ईवीएम मशीनें 99% जो
इंचार्ज थी वो मशीनें आती हैं और उनको हरा दिया जाता है। तो इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल सवाल उठ रहे हैं और आप वही बात कह रहे हैं कि उसके पहले अजीत पवार मन से इन लोगों ने भी ये कहा कि ईवीएम और वीवीपैट को खत्म किया जाना चाहिए, मतपत्रों से चुनाव होने चाहिए। आप दूर क्यों जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही कहा था, ये मांग की थी आज से 10 साल पहले कि हमको ईवीएम पर भरोसा नहीं है, ईवीएम से नहीं बल्कि मतपत्रों से चुनाव होने चाहिए। लेकिन आज जब वो सत्ता में है तो उसको मतपत्रों पर नहीं बल्कि ईवीएम पर इतना ज्यादा भरोसा है। जी बिल्कुल, ईवीएम पर ही बीजेपी को भरोसा है। नरेंद्र मोदी तो साफ तौर पर ईवीएम के चुनाव आयोग के समर्थन में उतर चुके हैं। तो अब ये ईवीएम को से भारतीय जनता पार्टी को इतना भरोसा है कि भाई अगर आप जीत रहे हैं, जनता आपको जिता रही है, तो आप खुलकर कहिए कि ईवीएम से क्या बैलेट पेपर से करा लो, किसी से भी चुनाव करा लो, हम तो जीत के आएंगे, जनता हमको जिता रही है। तो बैलेट पेपर के नाम से बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को डर क्यों लगता है? अगर आप ईवीएम से जीत कर आ रहे हो, आप बता रहे हैं कि जनता आपको जिता रही है, तो जनता आपको बैलेट पेपर से भी जिता देगी। चैलेंज स्वीकार करो कि हाँ बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख लो, हम बैलेट पेपर से भी चुनाव जीत लेंगे। तो ये स्वीकार नहीं कर पा रही है भारतीय जनता पार्टी। तो इससे साफ तौर पे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को डर है। संजय राउत को हम लोग समीर जी चाहे तो एक बार फिर से सुन सकते हैं कि संजय राउत क्या कह रहे हैं ईवीएम मशीनों को। जी बिल्कुल, ईवीएम मशीनों के साथ ही संजय राउत ने तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ पर भी बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इन सारी चीजों के लिए जो भी धांधलियां हो रही हैं, जो कुछ भी ये हो रहा है, इन सब के लिए DY चंद्रचूड़ जिम्मेदार है। क्यों उन्होंने DY चंद्रचूड़ को इस घेरे में लिया है, आरोपों के घेरे में लिया है? सुनते हैं संजय राउत को। लेकिन उन्होंने ये आरोप लगाया है, बेहद गंभीर आरोप है ये। DY चंद्रचूड़ को सुनते हैं, माफ कीजिएगा संजय राउत को सुनते हैं DY चंद्रचूड़ के बारे में उन्होंने क्या कहा है। 65 लोगों का एक फैमिली है, उनको 4 वोट पड़े हैं, वो ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसी बहुत जगह से हमको कंप्लेंट्स आई है और ईवीएम ये बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रहा। इसलिए हम इस बार कहते हैं कि ये जो निर्णय है वो आप रखिए, लेकिन महाराष्ट्र में आप ये चुनाव फिर एक बार लेकर मतपत्रिका बैलेट पर लीजिए और हमें दिखाइए कि हमारा फैसला ईवीएम का सही है। अगर बैलेट पर आप जीतते हो, देखिए पोस्टल बैलेट पर जो काउंटिंग हो गया महाराष्ट्र, उसमें तो महाविकास आघाड़ी का सब जगह पर हमने आगे है, हम लीड पर है, 140 145 सीट पर हम लीड पर हैं। बैलेट पेपर पर जो चुनाव और काउंटिंग हो गया, तो अचानक 1 घंटे में हम नीचे कैसे आ सकते हैं? और इतने नीचे क्या ये पॉसिबल है? शरद पवार जैसा नेता, महाराष्ट्र उसके पीछे खड़ा था इस बार। उनको जिस तरह से सीटें मिली है या अजीत पवार को सीटें मिली है, ये कौन सा निर्णय है? इसके लिए ये जो सब खिचड़ हो गया ना महाराष्ट्र में, मिस्टर चंद्रचूड़ जिम्मेदार है। तो मिस्टर चंद्रचूड़ इन सारी चीजों के लिए जिम्मेदार है, ये कहना है संजय राउत का। मिस्टर चंद्रचूड़ यानी DY चंद्रचूड़ पूर्व मुख्य न्यायाधीश, पिछले दिनों वो रिटायर हुए हैं और उनको उनके रिटायर के समय भी, जब वो रिटायरमेंट उनका हो रहा था, उस समय भी तमाम उनके फैसलों पर सवाल उठे थे और ये आरोप लग रहे थे कि बहुत सारे फैसले उन्होंने सही तरीके से नहीं दिए या कहीं ना कहीं उसमें किसी तरह के पक्षपात की बू दिखाई पड़ती है। और बहुत सारे ऐसे तथ्य रहे, बहुत सारी ऐसी बातें रही, घटनाएं रही, जिनकी वजह से भी उनके ऊपर सवाल उठे। सरकार के साथ मिली भगत के, प्रधानमंत्री का उनके घर जाना हो, चाहे दूसरे मुद्दे हों। लेकिन इस मामले में अगर जो एक इसको वोटों की लूट कहा जा रहा है, लोकतंत्र की लूट कहा जा रहा है, विपक्ष कह रहा है, और उन आरोपों में अगर DY चंद्रचूड़ का भी नाम लिया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही गंभीर आरोप है और ये लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र को कमजोर करने वाले हैं। अमलेंदु जी। बिल्कुल समीर जी, लोकतंत्र पे काफी ज्यादा खतरा है। ये जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, अगर ये आरोप सही है तो आज चुनाव आयोग को भी सामने आकर इस पे सफाई देनी चाहिए। और जैसे कि उत्तर प्रदेश में आरोप लग रहे हैं समीर जी, कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से लूट लिया गया पूरा चुनाव, अखिलेश यादव उसको जारी कर रहे हैं। और कल उन्होंने अपने प्रत्याशी को बैठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, कहा कि भाई 90% मतदाता जो घर से जब निकला ही नहीं, उसके हाथ पे उंगलियों पे निशान ही नहीं है, तो वोट डाल किसने दिया? चुनाव आयोग इसको स्वीकार क्यों नहीं कर रहा? लगभग 58% वहां वोट भी, 58% वोट पड़ गया, तो चुनाव आयोग इसको स्वीकार कर ले कि भाई ठीक है, हम आगे जांच करते हैं, आगे जांच करें। तो चुनाव आयोग आगे बढ़कर जांच क्यों नहीं करता? चूंकि समीर जी ये
ये आरोप अब सच होते हुए नजर आते हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की कोई मिलीभगत कोई इस तरीके की है, तभी इस तरह की चीजें हो रही है। वरना चुनाव आयोग को ये चैलेंज स्वीकार करना चाहिए कि हम वहां कुनरकी में जाकर जांच करा लेते हैं, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई लोगों के हाथ पे जो उंगली पे निशानी नहीं लगे, वोट डाल दिए गए, और जो लोग ये लेकर आ रहे थे कि उनके वोट डल गए हैं और उन्होंने वोट नहीं डाले हैं, उनको आप गिरफ्तार कर लेते हैं, वहां सीतापुर में रोक लेते हैं ताकि वो प्रेस के सामने नहीं आ पाए। तो ये बहुत सारे सवाल उठाए। कुल मिलाकर समीर जी मसला ये है कि ईवीएम मशीनें जो हैं वो अब संदेह के घेरे में है, चुनाव आयोग संदेह के घेरे में है, मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार संदेह के घेरे में है, और संजय राउत तो अब सीधे सीधे एक्स सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को भी संदेह के घेरे में ले रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है, इस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए और इंडिया गठबंधन को तैयारी करनी चाहिए एक बड़े जन आंदोलन की। और अगर जन आंदोलन नहीं होगा तो इस तरह की चीजें आगे भी होती रहेंगी और हर चुनाव के बाद फिर इसी तरह की बातें होती रहेंगी कि मशीनें खराब है, मशीनों की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर मशीनों से रोकना है या चुनाव के अंदर कोई धांधियां हैं उनको रोका जाना है, धांधियां नहीं भी हैं, अगर कोई पारदर्शिता नहीं है, अगर आपको लगता है कि लेवलिंग प्लेइंग फील्ड नहीं है, तब भी आपको आंदोलन करना पड़ेगा और चुनाव आयोग के सामने ही आपको ये आंदोलन करना पड़ेगा। ये चीजें समझ में आ रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण मसला बनता जा रहा है समीर जी। जी बिल्कुल, आंदोलन करना पड़ेगा। ये आपने बड़ा सवाल उठाया है। आंदोलन इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि मतदाताओं का भी दबाव है कि राजनीतिक दल अगर इस तरह की धांधलियों के खिलाफ नहीं आवाज उठाएंगे तो फिर आवाज कौन उठाएगा? आखिर चुनाव में जीत हार तो उन्हीं की होनी है। लेकिन बार बार ये मतदाताओं के भी सवाल हैं, जो वोटर्स के सवाल हैं। और जैसा अभी अमलेंदु जी कह रहे थे, कुंदरकी विधानसभा सीट जो मुरादाबाद की है कि वहां पर 90% मतदाताओं के उंगलियों पर निशान ही नहीं है, यानी ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि उन्होंने वोट डाले ही नहीं। लेकिन वहां करीब 3.5 लाख मतदाता हैं, उनमें से 58% बताया जा रहा है कि लोगों ने वोट डाले और 1.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से वहां बीजेपी के कैंडिडेट की जीत हुई। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को महज 25,000 वोट मिले। अपने आप में हैरानी है जो कैंडिडेट वहां पर लगातार जीतता आ रहा है। हालांकि जीत हार किसी की भी हो सकती है, लेकिन यह कहा जाना कि उस चुनाव क्षेत्र में 90% लोगों ने वोट ही नहीं डाले, तो बड़ा सवाल यही है कि ये वोट आए कहां से? और ये वोट वहीं से आए, उस मशीन से, जिस मशीन को लेकर अब एक बड़े आंदोलन की तैयारी में दिख रहा है इंडिया गठबंधन, क्योंकि यही मशीन है जो बार बार सवाल के घेरे में है। और वो मशीन जहां से ऑपरेट होती है, यानी चुनाव आयोग, वो संवैधानिक संस्था सवाल के घेरे में है। एक बार सुनते हैं सुप्रिया सुले को, जिससे पता लग रहा है कि किस तरह से अब बड़ी रणनीति बनाने की तैयारी में विपक्ष खड़ा दिखाई पड़ रहा है और इस मुद्दे पर यानी ईवीएम को लेकर संसद से लेकर सड़क तक एक बड़े हंगामे के रूप में जो दिखने जा रहा है। सुप्रिया सुले को सुनते हैं क्या कहा उन्होंने कि आज कांग्रेस पार्टी के साथ एक बड़ी बैठक होने वाली है। गृह मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि जो महायुति की जीत हुई है वो ईवीएम हैक करने की वजह से हुआ है। देखते अभी तो बात होगी मेरी कांग्रेस से, अभी वहीं जा रही हूँ, अभी तो मीटिंग है कांग्रेस से। जी, लेकिन आपका क्या मत है? देखते हैं अभी, वी नीड सम एविडेंस नो फॉर ऑल दिस, वी आर वर्किंग ऑन इट, वील डू इट। लेट मी जस्ट गो फॉर माय इंडिया अलायंस मीटिंग फर्स्ट। तो ये बड़े आंदोलन की तैयारी में है और संजय राउत शिवसेना के नेता हैं, सांसद हैं, वो इस मामले में सीधे डीवाई चंद्रचूड़ को भी लपेट रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इन सारी चीजों के लिए चंद्रचूड़ जिम्मेदार हैं। चंद्रचूड़ पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, कुछ दिन पहले वो रिटायर हुए हैं, लेकिन तमाम उनके फैसले सवालों के घेरे में रहे। उनमें ईवीएम मशीनों को लेकर भी जो चुनाव सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहा वो भी रहा और कई मुद्दे ऐसे रहे। और ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को भी आखिर जो छेड़छाड़ की बातें हैं, मैनिपुलेशन की बातें हैं ईवीएम मशीनों के साथ, दुनिया भर के जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं वो तक स्वीकार कर चुके हैं कि इसमें छेड़छाड़ की जा सकती है, हैक किया जा सकता है ईवीएम मशीनों को। लेकिन केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसा क्यों नहीं लगता कि इसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है? इसको इतना ज्यादा एक फुल प्रूफ कैसे मान लिया है? तो बड़े सवाल हैं और जाहिर सी बात है कि इसीलिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी सवालों के घेरे में है विपक्ष के। और इसलिए घेरे में है समीर जी, चूंकि ईवीएम को लेकर कई याचिकाएं गई। 2019 में जो याचिका दायर की गई वो 2024 में सुनी गई और 2024 में भी बीच चुनाव में सुनी गई। और बीच चुनाव में फिर जो आदेश दिया गया वो किया गया कि अभी हम इसको दे रहे हैं, फिर इस पर जुलाई में सुनवाई करेंगे। जुलाई निकल चुकी है, अब ये नवंबर चल रहा है, खत्म हो रहा है नवंबर, दिसंबर आने वाला है, उस पर कोई सुनवाई नहीं है।
चार चार राज्यों के चुनाव फिर हो गए और दो के होने वाले हैं। और उस समय जो था, जो आदेश दिए गए, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नहीं पूछा पलटकर कि हमने जो आदेश दिए थे उस पर क्या चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई की। जैसे कि आदेश था सुप्रीम कोर्ट का कि आप मशीनों की जांच करा सकते हैं, 5% मशीनों की आप जांच करा सकते हैं, उसका पैसा आप जमा करेंगे, लेकिन उस पैसा कितना करेंगे जमा जांच कराने के लिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया। चुनाव आयोग ने उसके लिए 40,000 रुपया जो है वो अपना तय कर दिया। अब एक लोकसभा क्षेत्र में अगर आपको जांच करानी है तो वो 10 करोड़ के आसपास जाकर रुपया बैठता है आपको जांच कराने के लिए। तो ये 10 करोड़ रुपया कौन लेकर आएगा, कहां से आएगा, भाई किसकी क्षमता है 10 करोड़ रुपया खर्च करके उसकी जांच कराए। यानी इसी तरीके से घपले होते रहेंगे। तो ये तो खुद स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को, जो उसने नहीं लिया। और इसीलिए डीवाई चंद्रचूड़ को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं संजय राउत। अब वो है कि नहीं है हम नहीं कह सकते, संजय राउत का कहना है ना समीर जी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में भी जो बहस चली ईवीएम मशीनों को लेकर, हमने उसकी लाइव रिपोर्टिंग की है। ईवीएम मशीनों को लेकर क्या क्या चीजें चल रही थी। चुनाव आयोग का अधिकारी खुद सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में खड़े होकर बता रहा है कि किस तरीके से सिंबल लोडिंग यूनिट जो है वो जोड़ी जाती है लैपटॉप से, किस तरीके से डाटा केबल से जुड़ी जाती है मशीनें, किस तरीके से वो जो वीवीपैट मशीनें जुड़ती हैं। फिर ये भी बता रहा है कि वो लैपटॉप जो है वो जो निर्वाचन अधिकारी होता है उसके कब्जे में रहता है। ये भी बता रहा है कि वो उसको इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन चाहे तो इस्तेमाल कर सकता है। चिप के बारे में बता रहा है कि उसकी मेमोरी बर्न कर दी जाती है, वो फिर से इस्तेमाल की जा सकती है चिप। यानी इतने सारे घपले जब वो खुद चुनाव आयोग का अधिकारी बता रहा है और सुप्रीम कोर्ट खुद उस पर सवाल पूछ रहा है। सारे सवाल जो पूछे गए वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछे गए। जो लोग याचिका लेकर गए थे उन्होंने ये सवाल उठाए ही नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट ने खुद सवाल उठाए। उनके जवाब में उसका अधिकारी बुलाया गया और उसके अधिकारी ने, चुनाव आयोग के अधिकारी ने ही सारे जवाब जो थे वो दिए वहां सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर। तो मशीनों को लेकर एक गंभीर संदेह सुप्रीम कोर्ट में खुद खड़ा हुआ। अभिषेक मनु सिंघवी जो उस समय खड़े थे मशीनों पर बहस कर रहे थे, उनका कहना यह था कि साहब सुप्रीम कोर्ट से उनका कहना था, योर ऑनर आपको भी इन पर मशीनों पर यकीन नहीं है, और अगर आपको इन मशीनों पर यकीन होता तो आप इसमें वीवीपैट मशीनें जोड़ने का आदेश नहीं देते, क्योंकि आपको इस पर संदेह था और आपकी नज़र में भी ईवीएम मशीनें ठीक नहीं है, इसलिए आपने उसमें वीवीपैट जोड़ा। तो इसलिए ये मशीनें संदेह के घेरे में हैं। आज इंडिया गठबंधन इस बात को शिद्दत के साथ उठा रहा है, सुप्रीम कोर्ट से ही सवाल कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी, और कह रहे हैं कि ये मेरा अधिकार है कि मैं किसे वोट दूं, या मेरा अधिकार है कि मेरा वोट मेरे हाथ में और मैं ये जानूं कि इसे सही तरीके से पंजीकृत किया गया है, यह मेरा अधिकार है कि इसे सही तरीके से गिना जाए। इसका माननीय सर्वोच्च न्यायालय लोकतंत्र की जननी को बनाए रखने और उसे फलने फूलने देने के लिए स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव में अपनी इच्छा के अनुसार वोट देने के प्रत्येक नागरिक के अधिकार पर विचार करेगा। ये सवाल पूछ रहे हैं दिग्विजय सिंह। तो ये एक बड़ा मसला है और सुप्रीम कोर्ट में जब बहस चली थी वो बहस आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि वो इंटरिम आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, वो बहस आगे होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें आगे बढ़कर अपना आदेश जो देना चाहिए कि मशीनें कितनी पवित्र हैं और कितनी पवित्र नहीं है। समीर जी बिल्कुल, और इस मामले को लेकर जिस तरह से अब संसद के भीतर, संसद के बाहर और सुप्रीम कोर्ट के भीतर कानूनी लड़ाई, यानी कानूनी, राजनीतिक और जो संवैधानिक लड़ाई है, ये सारी लड़ाई एक साथ लड़ने की तैयारी में विपक्ष दिख रहा है। वो अब एक लग रहा है कि ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से एक बड़ा मुद्दा बनने जा रही है। ईवीएम्स को हटाकर मतपत्रों से चुनाव कराए जाएं, यह एक बड़ी मांग के रूप में अब सामने आने वाली है और इसे लेकर ऐसा लगता है कि विपक्ष एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है। एक बार सुनते हैं क्या कहा डीके शिव कुमार ने इसको लेकर, किस तरह से कांग्रेस पार्टी अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ बैठक करने जा रही है और उसमें किस तरह से इस पर रणनीति बनेगी कि ईवीएम को लेकर अब आगे क्या करना है। डीके शिव कुमार को सुनते हैं। You were in Maharashtra, you saw the results as well. Now there have been claims saying that the EVMs were actually hacked. You have NCP Supriya Sule now reacting to it, saying we will be discussing this with the INDIA. Definitely, I think even my Parmeshwar also commented on that. Shiv Sena leaders also have commented that. I think I am also going to Delhi in a few days. We will also just discuss. It is a part of the national importance. It is not only this. The world is also looking at it. Let us all examine it. Sharad Pawar says that in smaller states they don't hack EVMs, but in bigger states. इस पर इंडिया गठबंधन एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है, रूपरेखा उसकी तैयार हो रही है। कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन के सहयोगियों की बड़ी बैठक हो रही है और यह मुद्दा ऐसा नहीं था आज जिस तरह से ये लोकसभा में उठा। लोकसभा की आज शीत सत्र की शुरुआत हुई और शुरुआत में ही जिस तरह से ये मुद्दा उठा उसको लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी और अब 27 नवंबर तक लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। उससे ये
ये साफ दिख रहा है कि किस तरह इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन सड़क पर उतर रहा है। केवल महाराष्ट्र की ही बात नहीं है, जिन राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव हुए और जहां पर विपक्ष की सरकारें नहीं थी, यानी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन की सरकारें थी, उन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा ईवीएम में धांधली के आरोप लग रहे हैं। हम जी और अविनाश जी उस पूरी हमारे साथी अविनाश वो पूरा एक डेटा लेकर आए हैं जिसके आधार पर कुंदरकी में जो विधानसभा सीट है मुरादाबाद की उत्तर प्रदेश में, वहां उपचुनाव के नतीजे बहुत संदेह के घेरे में हैं। नतीजे क्या, ये तो मतदान ही पूरा संदेह के घेरे में था, क्यों है वो बता रहे हैं। हाँ, कुंदरकी जो सीट पर वोटिंग हुई है वहाँ 36 राउंड की काउंटिंग हुई है। एक राउंड में अमूमन 14 से ईवीएम की काउंटिंग होती है। तो आप ये देख लीजिएगा कि किस तरीके से वहाँ वोटरों को वोट डालने से रोका गया। अखिलेश यादव का कहना यह है कि भाई ईवीएम के वोटिंग उंगली पर निशान नहीं है किसी के, लेकिन वहाँ वोटिंग परसेंटेज 55 से 58 हो जाता है। और उसका जो चुनाव आयोग की तरफ से ही जो डाटा आया हुआ है उसमें ही साफ दिखाई दे रहा है। जैसे चुनाव आयोग की तरफ से 6वां राउंड होता है तो उसमें 5600 से ज़्यादा वोट गिने जाते हैं। 7वें राउंड में 9500 से ज़्यादा वोट काउंट होते हैं। लेकिन जब आप 32वें राउंड में आते हैं, जिस राउंड में आपको पता है कि वहाँ अल्पसंख्यकों के वोट हैं, तो वहाँ वोट पूरे 14 ईवीएम मशीनों में सिर्फ 700 वोट निकलते हैं। यानी एक ईवीएम पर जिस बूथ पर कम से कम 1200 से 1300 वोटर हैं, वहाँ कितना वोट डला है? 50 वोट डला है। और उसी तरह 33वें राउंड में तो सिर्फ 200 वोट की काउंटिंग होती है, सिर्फ 203 वोट 33वें राउंड में गिना जाता है। 34वें राउंड में 576 वोट गिने जाते हैं। 35वें में संख्या 701 होती है और 36वें में 736 होती है। यानी 70 ईवीएम में मिलाकर कुल मिलाकर 3000 वोट भी नहीं काउंट होता है, जो कि एक राउंड में ही 8-8, 9-9 हजार वोट कम से कम काउंट हो रहा था। तो इससे साफ दिखाई ददे रहा है कि एक पर्टिकुलर एरिया में आपने वोट डालने ही नहीं दिए और उसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है कि जिस सीट पर करीब 65% आबादी मुस्लिमों की है, वहाँ 36 राउंड की काउंटिंग होती है और किसी भी राउंड में सपा का कैंडिडेट लीड नहीं ले पाता है। हर राउंड में सिर्फ बीजेपी का कैंडिडेट ही लीड लेता है, चाहे वो उस बूथ पर 95% मुस्लिम आबादी हो, चाहे वहाँ 20% मुस्लिम आबादी हो। हर राउंड में सिर्फ एक ही व्यक्ति को वोट मिल रहे थे, वो बीजेपी को मिल रहे थे। बिल्कुल। और ये आपको बता दें कि वहाँ के जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, उन्होंने ये सवाल बहुत सारे उठाए थे। धन्यवाद अविनाश इस पूरी जानकारी के लिए। और उन्होंने मतगणना से पहले ही कह दिया था कि महफिल तो भारतीय जनता पार्टी लूट ले गई है, अब औपचारिकताएं बाकी हैं। क्योंकि मतदान के दौरान ही ये पूरे आरोप लगे, वीडियोस तमाम सामने आए, सोशल मीडिया पर यह दिखता रहा कि किस तरह से वहां प्रशासन ने लोगों को वोट डालने से रोका। तो ये जो सारी चीजें हैं जिसको लेकर, और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ये इस मामले को संसद के पिछले सत्र में भी उठा चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि 37 सीटें नहीं, लोकसभा में समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली थी और कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें। उन्होंने कहा हम सारी सीटें जीत जाते अगर 80 की 80, तब भी मैं कहूंगा कि ईवीएम से हम वोट नहीं चाहते हैं, मतपेटियों से, मतपत्रों से वोट चाहते हैं। तो ये ईवीएम का मसला जो है, ईवीएम और ईवीएम के साथ ही उसका स्थानीय प्रशासन, इन दोनों के गठजोड़ से किस तरह से उसका मैनिपुलेशन किया जा रहा है, एक जो धांधली की जा रही है, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, वो चीजें साफ दिखाई पड़ रही हैं। अमलेंदु जी, बिल्कुल समीर जी, ये चीज़ें साफ दिखाई पड़ रही हैं। और ईवीएम पे धांधली के आरोप जो लग रहे हैं वो सिर्फ आरोप तक नहीं रह गए हैं, क्योंकि हरियाणा में तो एविडेंस दिए गए थे कांग्रेस की तरफ से 20 सीटों के, और वो 20 सीटों के प्रत्याशी सुप्रीम कोर्ट गए भी हैं। यानी महाराष्ट्र में भी अब ये जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के मसले पे भी होगा, चूंकि सुप्रिया सुले कह रही हैं कि अभी हम जा रहे हैं बैठक में और हम एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं, हम आगे जाएंगे। और संजय राउत भी इसको लेकर कह रहे हैं कि एविडेंस हम इकट्ठा कर रहे हैं, इसको लेकर आगे करेंगे। और संजय राउत ने तो बहुत ज़्यादा गंभीर आरोप जो है वो चुनाव आयोग पर और एक्स CJI DY चंद्रचूड़ पर लगा दिए हैं इसको लेकर, और बीजेपी पर तो आरोप खैर है ही। तो अब ये आरोप है विपक्ष का कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं वो किस तरीके से बीजेपी के हित में काम करते हैं, ये आरोप है। और जयराम रमेश ने तो साफ कहा था कि हम इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे, जिस तरीके से चुनाव आयोग हमारे नेताओं को लांछित कर रहा है और भद्दी भाषा में पत्रों के जवाब दे रहा है। और इंडिया गठबंधन लगातार जो है वो चुनाव आयोग से समय मांगता रहा 8 महीने तक कि भाई ईवीएम मशीनों के मसले पर मिलने का समय दे दिया जाए, और चुनाव आयोग ने मिलने का समय नहीं दिया। तो इसलिए भी और ज़्यादा शक की निगाहें जो हैं वो जुड़ गई हैं ईवीएम मशीनों पर। समीर जी, बिल्कुल, ईवीएम मशीनों पर शक की निगाह
निगाहें, शक तो, संदेह तो बहुत पहले से हो रहा है, लोकसभा चुनाव से भी पहले कई दूसरे राज्यों में भी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब जिन राज्यों में भी चुनाव हुए हैं वहां जो नतीजे आए हैं और उन नतीजों में इस तरह की धांधली के जो साफ सबूत दिख रहे हैं, और सबूत हरियाणा विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग को सौंपे भी कांग्रेस पार्टी ने। अब महाराष्ट्र में वो एविडेंस जुटाए जा रहे हैं कि जो धांधली है की शिकायतें हैं वो पूरे प्रमाण के साथ सामने है, उसको चुनाव आयोग को दिया जाएगा। चुनाव आयोग उस पर क्या संज्ञान लेता है ये देखने वाली बात है, लेकिन ये तय है कि अब इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है और वो चुप रहने वाला नहीं है। इसलिए भी नहीं है क्योंकि उसके ऊपर मतदाताओं का भी अब जबरदस्त दबाव है। मतदाता भी ये चाहते हैं कि आखिर जो विपक्ष ये कह तो रहा है कि वोट की लूट हो रही है, लेकिन उस वोट की लूट के लिए वो कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा है, मुखरता के साथ उस पर क्यों नहीं आ रहा है, यानी सीधे तौर पर कहा जाए कि जो लोकतांत्रिक अधिकार होता है विरोध करने का यानी आंदोलन करने का, उसका सहारा क्यों नहीं ले रहा है। तो कांग्रेस पार्टी और उसके जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं उनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और उस बैठक में ईवीएम को लेकर आगे क्या करना है इसके विरोध में उसकी रणनीति तैयार हो रही है। एक बार सुनते हैं क्या कहा है इस रणनीति को लेकर शिवसेना एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले ने। और सुप्रिया सुले ने ही नहीं, कांग्रेस के भी कई नेताओं ने यह बात कही है जिसको लेकर ये एक रणनीति अब तैयार हो रही है जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल एक साथ हैं। सुप्रिया सुले को सुनते हैं। You were in Maharashtra, you saw the results as well. Now there have been claims saying that the EVMs were actually hacked. You have NCP Supriya Sule now reacting to it, saying we will be discussing this with the INDIA. Definitely, I think given my permission also commented on that. Shiv Sena leaders also have commented that. I think I am also going to Delhi in a few days. We will also just discuss. It is a part of the national importance. It is not only this. The world is also looking at it. Let us all examine. Sharad Pawar says that in smaller states they don't hack EVM. तो अब ईवीएम को लेकर बड़े आंदोलन की तैयारी में विपक्ष है, इंडिया गठबंधन है और केवल सड़क पर ही नहीं संसद से लेकर सड़क पर। आज लोकसभा की कार्यवाही जिस तरह से ईवीएम के मुद्दे पर बाधित हुई और ईवीएम के मुद्दे पर लोकसभा में जिस तरह से विपक्ष ने हंगामा किया, आवाज उठाई और उस पर चर्चा की मांग की, चुनाव को मतपत्रों से कराए जाने की मांग की, कार्यवाही लोकसभा की स्थगित हुई और अब 27 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इसको लेकर अब संसद से लेकर सड़क तक बड़े आंदोलन की तैयारी में दिखाई पड़ रहा है इंडिया गठबंधन। यानी महाराष्ट्र की बात करें तो महाविकास अघाड़ी, लेकिन पूरा इंडिया गठबंधन ये सवाल केवल महाराष्ट्र का नहीं है, सभी राज्यों का है। तो आगे देखते हैं इस पर क्या होना है, लेकिन फिलहाल संसद से इसकी शुरुआत हो चुकी है। संसद की कार्यवाही 27 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। सड़क पर क्या होना है उसकी रणनीति अब तय हो रही है। अब हम लोग इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। अमलेंदु उपाध्याय और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।